हाँ बच्चों, आज हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। पहले हम लोग बेसिक समझ सकते हैं प्रकाश क्या होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। समझिए, आपने कभी पेंसिल को पानी में रखा है? अगर नहीं रखा तो आज जाइएगा और जाने के बाद बाल्टी में उसको रखिएगा, और रखने के बाद आधी पेंसिल ऊपर हो और आधी क्या हो, नीचे हो। फिर आप उस पेंसिल को देखिएगा, जैसे ही आप पेंसिल को रखेंगे ना तो पेंसिल जो पानी के ऊपर रहेगी वो आपको सीधा दिखाई देगी, पानी के अंदर वाली आपको पेंसिल तिरछा दिखाई देगी, ऐसे ऊपर ऐसे ऊपर ऐसे तिरछा दिखाई देगी। तो वो क्यों तिरछा दिखाई देती है? तो वह प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। दूसरी, बाल्टी में आप एक साफ पानी लीजिएगा और उसमें एक 10 का सिक्का डाल लीजिएगा, और फिर आप उस 10 के सिक्के को देखिएगा, आपको वो 10 का सिक्का लगेगा कि बहुत ऊपर है, यानी बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है, यानी बाल्टी कम ऊंची दिखाई देगी। ये किसके कारण है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। और उसके बाद देखिए, आप जाइएगा जहां आपके गांव में साफ पानी भरा हो तालाब में, वैसे तो किसी तालाब में साफ पानी नहीं है, फिर भी आप जाइएगा जिसमें बिल्कुल मतलब साफ पानी भरा हो, जैसे आप स्विमिंग पूल में जाइए तो वो आपको कम गहरा दिखाई देगा। आप छलांग लगाएंगे तो लगेगा बहुत कम गहरा है, लेकिन उसमें छलांग लगाएंगे तो आप आराम से डूब जाएंगे। तो आप उसको देखिएगा। फिर आप देखिएगा, ये भी किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण ही आपको वो स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी धोखा मत खाइएगा, वो बहुत गहरा है, परावर्तन के कारण ही आपको कम गहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप उसमें छलांग लगाएंगे तो हो सकता है कि आप डूब जाए। तो आपको जब तक तैरते ना आए तब तक आप उसमें छलांग मत लगाइएगा। आगे देखिए, चौथा नंबर, पानी में जब आप टार्च जलाते हैं, अगर आपने नहीं जलाया तो आज जाकर के जलाइएगा और बताइए कि मौसिन सर बता रहे थे कि उस पानी में टार्च जलाना है, मम्मी आपको मना करे तो फिर भी जलाना। आप उसमें जला करके देखिएगा, ऊपर जो आपकी टार्च की रोशनी है वो आपको सीधा दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे तिरछा दिखाई देगी, या तो ऐसे तिरछा या तो ऐसे। फिलहाल ऐसे तिरछा दिखाई देगी। वो क्यों है? वो भी प्रकाश के क्या है, अपवर्तन के बारे में। अब आप समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो ये बात आप समझ गए, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर, जैसे हम लोग जब मैंने बताया कि आप ये वाला काम करिए तिरछा, तो आप जब पेंसिल को पानी के ऊपर से देखते हैं तो आप उसको हवा में देखते हैं, लेकिन जब पेंसिल आधी पानी के अंदर चली जाती है तो उसको आप माध्यम में देखते हैं। यानी कौन से माध्यम में देखते हैं? सघन माध्यम में देखते हैं। समझे? तो जब आप सघन माध्यम में देखते हैं तो आपको तिरछा दिखाई देती है। अब आप समझिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे आप इधर देख रहे हैं और जब आप अंदर देखेंगे, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब ये विचलित क्यों होता है? भाई उसको सीधा जाना चाहिए था, इसको ऐसे चलना चाहिए था, सीधे ऐसे, लेकिन ये तिरछा हो गया। क्यों तिरछा हो गया? इसका कारण ये है, समझिए, जब प्रकाश यहाँ विरल माध्यम में चल रहा था, विरल माने एयर में चल रहा था, जैसे तो एयर में चल रहा था, तो एयर में जब ये प्रकाश चलता है तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि एयर में डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है प्रकाश को। प्रकाश एक प्रकार के कण होते हैं, आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। तो प्रकाश के कण वो जब टकराएंगे तो यहाँ पर विरल माध्यम में वो मतलब विरल माध्यम के कण कम होते हैं, तो उनको कोई टकराने वाला नहीं रहता, जिसके कारण उनकी स्पीड यहाँ क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे ही प्रकाश यहाँ से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन माध्यम की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ माध्यम के कण होते हैं जो इसको टकरा कर क्या करेंगे, रोकेंगे। तो जब ये रोकेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर इसकी स्पीड तेजी होती तो ये ऐसे ही जाता सीधा एकदम जहां से, लेकिन आप जानते हैं जब स्पीड स्लो हो जाती है, या कोई जैसे आप मोटरसाइकिल ले जा रहे हो और कोई पकड़ के पीछे से क्या कर ले, रोक ले, स्लो कर दे, धीमे कर दे, तो आपकी मोटरसाइकिल ऐसे धीरे से क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो वैसे ही ये प्रकाश इधर की ओर क्या हो जाता है, घूम जाता है। ठीक। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के पृथककारी तल, पृथककारी तल मतलब जहां से दोनों माध्यम क्या हो रहे हो, अलग हो रहे हो। ठीक। तो माध्यम के पृथककारी तल द्वारा वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। समझ लिया आपने? आप प्रकाश के अपवर्तन में छोटी छोटी बातें समझेंगे। ठीक। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक। प्रकाश जिस मार्ग से आता है पहले माध्यम में, उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जब ये दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो जिस मार्ग से होकर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक। ये आपकी आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, ये आपकी क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन में मैंने आपको आपतन कोण बताया था कि आपतन कोण क्या होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो जैसे आपको ये पता है कि जैसे मैंने परावर्तन में बताया था कि ये परावर्तित किरण होती है और ये कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, वैसे ही ये अपवर्तित किरण होती है और ये वाला कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक। तो आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं,
अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, ये माध्यम का पृथककारी तल होता है और ये आपका एक पहला माध्यम होता है। ये कौन सा होता है? दूसरा माध्यम। हालांकि ये मैंने विरल से सघन के लिए बनाया है। यदि कोई कम घने माध्यम से प्रकाश चल रहा हो और वो जाकर के ज्यादा घने माध्यम में प्रवेश करे तो फिर ये वाला मतलब चित्र बनेगा। ये वाला चित्र मैंने क्यों बनाया कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से क्या कहता है, विरल माध्यम में जाता है, तो वो अभिलंब से दूर हटता है। ठीक, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे ऐसे सीधा, लेकिन ये इधर की ओर झुकता है ऐसे, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाता है, इधर की ओर थोड़ा सा झुक जाता है ऐसे। ठीक, इधर की ओर ऐसे झुक गया। लेकिन इस वाले प्रकाश में इसको, इस वाले कंडीशन में इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर दूर भाग गया। तो इसका कारण ये है कि जब सघन माध्यम से, जब विरल माध्यम से सघन में जाता है तो यहाँ स्पीड ज्यादा होती है और यहाँ स्पीड क्या होती है, कम होती है। जब स्पीड कम होगी तो अगर इसको ऐसे जाना चाहिए सीधे, जब स्पीड कम हो जाती है तो ऐसे स्लो हो जाता है इधर की ओर ऐसे। ठीक, लेकिन इसमें सघन माध्यम में स्पीड क्या होती है, कम। जैसे आप समझिए, एक बात समझिए, यहाँ स्पीड क्या होती है, कम, और जब ये जाता है तो अचानक यहाँ से स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसको जाना चाहिए इसे दूर भाग जाता है। ठीक, तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। किसकी ओर झुकता है? अभिलंब की ओर झुकता है। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागता है। ठीक, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। ठीक, मैं एक चीज और समझा दे रहा हूं। ठीक, यहां पर प्रकाश की, देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर वेग ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर वेग ज्यादा था, जैसे मान के चलिए हम लोग दौड़ रहे, एकदम सूखे में दौड़ते दौड़ते अचानक पानी में घुस जाए, तो अचानक पानी में 3-4 फाल दौड़ने के बाद हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक, तो वैसे ही यहाँ स्पीड ज्यादा थी और यहाँ स्पीड क्या हो गई, कम। वैसे ही जब हम खूब, जैसे आप देखे होंगे कि जैसे हमारी मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर फंस जाता है कभी कीचड़ में, तो हम खूब तेज मतलब एक्सीलेटर लेकर के उसको क्या करते हैं करके, मतलब तेज तेज क्या करते हैं, खूब एक्सीलेटर लेते हैं तो फंसे फंसे, फिर अचानक निकलता है तो दूसरी तरफ झाए से भाग जाता है। ठीक, तो यहाँ पर स्पीड बहुत क्या थी, मतलब यहाँ स्पीड कम थी, वो तेज भागना चाहता था, जैसे ही छूट पाया तेजी से भाग जाता है। ठीक, तो इस कारण से अभिलंब की ओर, और ये क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। ठीक, इसकी मैं और एक कारण बताऊंगा, वो मैं आपको अपवर्तनांक की बात बताऊंगा। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और प्रकाश के अपवर्तन में ये प्रकाश की किरण ये क्या है, मतलब इधर की ओर क्यों झुकती है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, सघन विरल माध्यम आप समझ ही रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, समझिए। ठीक, चलिए देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, ठीक है। जैसे मैंने आपको परावर्तन के 2 नियम बताए थे, वैसे ही इसमें अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला नियम कौन सा नियम, पहला नियम, फिर उसके बाद है दूसरा नियम। कौन सा नियम, दूसरा नियम। दूसरा नियम का नाम भी स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, साइन आई बटे साइन कितना आर। देखिए आप जानते हैं ना, इधर इधर ये वाली किरण को हम, ये वाला कोण को क्या कहते हैं, आई, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर। ये सघन यानी डेंसर मीडियम टू, सॉरी रेयर मीडियम टू डेंसर की बात थी, लेकिन अगर डेंसर टू क्या हो, रेयर की बात हो, तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे। ये वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण, और ये वाला क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। समझिए मेरी बात। ठीक, तो हम पहले नियम के बारे में समझते हैं। पहला नियम बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम में आपको बताया होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। वैसे इसमें क्या है, इसके पहले नियम में क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये वाली किरण क्या है, आपतित किरण, और ये वाली क्या है, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपके प्रकाश का अपवर्तन का कौन सा नियम है, पहला नियम है। ठीक, फिर दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। अगर इस वाले माध्यम को 1 माने, इसको क्या माने, 2 माने, तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या, ज्या माने साइन होता है, ज्या माने क्या होता है, साइन, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो है साइन। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात
का अनुपात नियत होता है, ये अपवर्तनांक होता है माध्यम का। अब ये अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक का मतलब होता है पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात, ये हमेशा नियत होता है, ठीक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक। तो इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए दूसरा नियम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है? प्रवेश करता है, तो पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित होता है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। और ये आपका क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक है। तो निश्चित है कि आप लोग अपवर्तन के नियम समझ गए होंगे। एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या? अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो पहले माध्यम में बने हुए आपतन कोण की ज्या तथा दूसरे माध्यम में बने हुए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का मतलब होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अगर v हो और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो, यानी पहले में प्रकाश की चाल कितनी है? v1 और दूसरे में प्रकाश की चाल क्या है? v2। तो पहले और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों का अनुपात है, ये सदैव निश्चित होता है। और इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो जाहिर है कि आपने अपवर्तन समझ लिया होगा। अब हम अगले टॉपिक की बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।